हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अशोक के जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका जन्म कब हुआ, राजगद्दी कब हासिल हुई उसको, कलिंग विजय से उसके पर क्या प्रभाव पड़ा, उसने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया और उसने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उसका प्रसार करने के लिए क्या क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए क्या क्या किया और प्रजा के लिए उसने क्या काम किए। तो सबसे पहले उसका आरंभिक जीवन देखेंगे हम अशोक का। अशोक का जन्म 294 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से पहले 294 ईस्वी पूर्व में हुआ था ये, और उसके पिता का नाम बिंदुसार था और दादा चंद्रगुप्त था। ये कहा जाता है कि जो अशोक था वो बचपन में ही बड़ा ही निडर था, योग्य था। उसका क्या है, शासन में पूरी रुचि थी। तो उसने राजगद्दी की प्राप्ति के लिए क्या किया, जब 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई, उसके पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई, तो कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे, कई कहते हैं कि 101 थे, जिसमें से सुसीम सबसे बड़ा और अशोक दूसरे नंबर का था। सुसीम को सबसे बड़ा और अशोक था वो दूसरे नंबर का था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक राजा बना, परंतु अशोक की एक बड़ा भाई को छोड़कर से सभी उससे नाराज थे, विरोध थे। यहाँ तक कि जो उसके पिता थे बिंदुसार, वो भी क्या है, अशोक को राजगद्दी पर नहीं बिठाना चाहता था। वो भी क्या है, सुसीम को राजगद्दी देना चाहता था, क्योंकि उसका लगाव नहीं था अशोक से। अशोक इतने दिखने में भी इतना सुंदर वगैरह नहीं था, काला था, और उसका ज़्यादा वो भी नहीं था, ये अपने पिता से ज़्यादा वो नहीं था। उसके पिता सुसीम से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, और उसके भाई भी क्या है, उसके खिलाफ थे, एक भाई को छोड़कर। अशोक ने अपने विरोधी भाइयों के साथ युद्ध किया, और कहीं पर आता है कि उसने युद्ध भी नहीं किया था, कि उसने क्या है, जहर देकर अपने 98 भाइयों को मार दिया था। और कहीं पर ये आता है कि उसने अपने भाइयों के साथ युद्ध किया, और ये युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चलता रहा। इसलिए राजतिलक पिता की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद हो सका। परंतु कुछ विद्वान इस घटना को सत्य नहीं मानते हैं, कि गलत मानते हैं कि गलत है। उनकी मृत्यु क्या है, जहर देने से हुई थी। पिता की मृत्यु के समय अशोक की आयु केवल 21 वर्ष थी, परंतु राजतिलक के नियम के अनुसार राजा के लिए कितने वर्ष की आयु चाहिए थी, 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। इस कारण अशोक के राज्याभिषेक में 4 वर्ष की देरी हुई उसकी, क्योंकि उसकी आयु थी 21 वर्ष। जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम अशोक 21 वर्ष का था। और जो राजगद्दी पर बैठने का जो नियम था, राज्याभिषेक करना, वो था कि अगर जो 25 वर्ष है तभी क्या है, वो राज्याभिषेक उसका हो सकता है। इसलिए क्या है, पिता की मृत्यु के 4 साल बाद में वो गद्दी पर बैठा, उसका राज्याभिषेक 4 साल बाद में हुआ। और कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उसका दादा, उसने दक्षिणी विजय अधूरी रह गई थी। वो दक्षिण को क्या अपने यहाँ पर मिलाना चाहता था, परंतु उसकी ये विजय अधूरी रह गई थी, क्योंकि कलिंग का राज्य अभी तक स्वतंत्रता उनके कब्जे में नहीं था। अशोक ने कलिंग को विजय करने का निश्चय किया, क्योंकि अभी तक वो स्वतंत्र था, उनके अधीन नहीं था। उसने क्या है, उस पर कब्जा करने का निश्चय कर लिया, और 261 ईस्वी पूर्व में एक विशाल सेना के साथ क्या है, जो कलिंग था उस पर आक्रमण कर दिया। कलिंग ये जगह का नाम है, कलिंग स्थान का नाम है, कलिंग ध्यान रखना। ये कलिंग के राजा के पास भी विशाल सेना थी ये, और मैक्सथनेजी के अनुसार उसकी सेना में 60,000 पैदल, जो पैदल सैनिक होते हैं 60,000 थे ये, 1,000 घुड़सवार जो घोड़ों पे जो सैनिक होते हैं, तथा 700 हाथी थे। अशोक और कलिंग के राजा के बीच भयंकर युद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा क्या है, घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अशोक की जीत हुई, और अशोक के एक अभिलेख से पता चलता है, अभिलेख तो आपको पता ही होगा, जो क्या है, धातु या मिट्टी के बर्तनों पे खुदाई की जाती है, तो खुदाई से पता लगता है कि उसने क्या है, अपने विजय का वर्णन किया होगा। जो भी क्या है, अपनी विजय वगैरह जो कार्य करवाते थे ना, वो अभिलेखों पर वो खुदवा देते थे, उनसे पता लगता है ये। इस युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए। जो कलिंग का युद्ध हुआ तो 1 लाख व्यक्ति मारे गए,
और उससे कहीं अधिक घायल हुए। इस युद्ध में 1.5 लाख व्यक्तियों को बंदी भी बनाया गया। कितने मारे गए थे? 1 लाख व्यक्ति मारे गए, उससे कहीं अधिक घायल हो गए। 1 लाख मरे, उससे कहीं अधिक घायल भी हुए हैं, और 1.5 लाख व्यक्तियों को क्या बंदी बना लिया गया था। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ। कलिंग युद्ध हो गया, अशोक ने जीत लिया, कलिंग के राजा को हरा दिया, काफ़ी लोग मारे गए इसमें। परिणाम क्या हुआ? वो खुश हुआ या नाराज हुआ? तो कलिंग युद्ध के बड़े भयंकर परिणाम निकले। युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए, लगभग 1.5 लाख व्यक्ति तो बंदी बनाए गए थे। इससे अधिक व्यक्ति क्या है, महामारी के कारण क्या है, मर गए। क्या है, बीमारी फैल गई थी, और कलिंग की गलियां रक्त और लाशों से भर गई। जो गलियां थी वो क्या है, रक्त, लहू और क्या है, लाशों से भर गई थी। अशोक ने जब ये कुछ देखा, ये इतना भयंकर क्या दृश्य देखा, तो उसका मन तड़प उठा, उसकी जो अंतरात्मा थी वो तड़प उठी, और अशोक का जीवन ही बदल गया। और उसने ये निश्चय कर लिया कि वो जीवन में कभी युद्ध नहीं करेगा। उसको क्या है, ये जब गलियों में क्या रक्त को देखा, लाशें देखी चारों ओर, जो उसका हृदय क्या है, पिघल गया, और उसको इतना ज़्यादा पछतावा हुआ कि वो आज के बाद में कभी हथियारें नहीं उठाएगा, और उसने युद्ध करना छोड़ दिया, और वो एक दयालु सम्राट बन गया। यह भी कारण माना जाता है, यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि मौर्य वंश का पतन होने का ये मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया, और इसके बाद में जो इसके बेटे हुए, जो इसके जो अन्य उत्तराधिकारी थे, वो भी क्या है, उनकी भी रुचि क्या है, युद्धों में नहीं रही। और जो ये लोग थे, इनकी जो केंद्रीय व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, ये क्या है, डवाडोल हो गई, ये नहीं संभाल सके, और जो अन्य शासकों ने क्या है, इसका फायदा उठाकर इन पर कब्जा कर लिया, इनका पतन कर दिया। ये सबसे मुख्य कारण मानते हैं, क्योंकि अगर जो अशोक युद्ध में लगा रहता तो मौर्य जो वंश है ये जल्दी से इसका पतन नहीं होता, क्योंकि बाद में क्या इसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया, हिंसा को छोड़ दिया, हथियार वगैरह नहीं उठाए उसने, वो एक दयालु शासक बन गया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से युद्ध में उसका क्या है, जो जीवन है बिल्कुल क्या है, बदल कर रख दिया था। और उसके बाद में कलिंग युद्ध के पश्चात रगतपात ने अशोक को शांति प्रिय शासक तो बना दिया था, और उसने क्या है, बौद्ध धर्म को अपना लिया, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने कलिंग युद्ध के बाद में एक क्या है, ये भी प्रण कर लिया कि वो कभी क्या लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा का अनुसरण किया। अहिंसा का अनुसरण क्या होता है? अहिंसा के रास्ते पे चलना। अहिंसा मीन्स क्या होता है? हथियार नहीं उठाना, और उसने क्या है, मांस खाना और शिकार करना, खेलना भी क्या है, बंद कर दिया। और बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया उसने? अशोक ने अब बौद्ध धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। उसने यहाँ तक कि अपने जो भिक्षु थे, अपने जो शिष्य थे, अपने बेटे और क्या है, बेटी को भी क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बाहर विदेशों में भेज दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में प्रचारक भेजे, ये तो पता ही आपको। इस प्रकार बौद्ध धर्म एक विशेष धर्म बन गया, क्योंकि उसने पूरी लगन से अपने सभी भिक्षुओं, अपने बेटे बेटी को क्या है, विदेशों में भेजे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक को प्रजापालक बना दिया, क्योंकि जो कलिंग का युद्ध खत्म हो गया था, और बाद में क्या है, वो प्रजा की तरफ पूरा ध्यान देने लग गया था, प्रजा का ख्याल रखने लग गया था। अब वह किसी क्या है, प्रदेश को जीतने की बजाय लोगों के दिलों को जीतना चाहता था। अब वो देश को नहीं जीतना चाहता था, अब वह क्या है, लोगों से प्यार मिलजुल कर रहना चाहता था। तीर्थ यात्राएं, जैसे कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक अनेक तीर्थ यात्राएं की। वह जहाँ भी जाता जनता को अहिंसा और नैतिकता का उपदेश देता। आजकल देखा होगा आपने, जो साधु लोग होते हैं कहीं जाते हैं तो वह क्या करते हैं, ये हमारे को क्या है, अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश देते हैं। तो आगे देखते हैं कि अशोक ने अपने जो धम्म है, धम्म मीन्स क्या, धर्म की उन्नति के लिए क्या क्या किया। सबसे पहला क्या है, उसने धर्म के सिद्धांतों को शिलालेखों पर खुदवाया।
जो भी उसके बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, उनको क्या है शिलालेखों पर खुदवाए कि जो आगे आने वाले हैं उनको क्या है ज़्यादा क्या है वो ज्ञान मिले। दूसरा, कर्मचारी राज्य में घूम घूम कर लोगों से क्या है धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। जो उसके कर्मचारी थे, उसके भिक्षु थे, वो क्या है घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो क्या है अपने धर्म का प्रचार करते थे। बौद्ध धर्म को क्या है बढ़ावा देने के लिए उनकी क्या है शिक्षाओं के बारे में लोगों को बताते थे, जागरूक करते थे। और उसने धर्म के नियमों को स्वयं अपनाया ताकि लोग उससे प्रभावित होकर इन नियमों को अपनाए। क्योंकि बहुत ये पता है तुम्हारे को कि अशोक ने इस नियम को खुद अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और जब ये लोग देखेंगे कि जो सम्राट अशोक है, इतना बड़ा जो राजा है, ये इसने अगर जो बौद्ध धर्म को अपना लिया तो लोग भी क्या है उसके अनुयायी बन जाएंगे, लोग भी क्या है उसका अनुसरण करेंगे। लोगों ने भी क्या है फिर बौद्ध धर्म को अपनाया। आगे हम देखते हैं कि अशोक के धर्म का उसकी साम्राज्य नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। अशोक के धर्म का उसकी साम्राज्य नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। अशोक के धर्म से उनकी साम्राज्य नीति पर बहुत महत्वपूर्ण ये प्रभाव पड़ा कि वह अपनी जनता का लोक परलोक सुधारने में जुट गया। जनता का लोक परलोक में क्या होता है, उनमें सुधार करने लग गया वो। और वो क्या है देश में शांति के लिए प्रचार करता था और नैतिकता के रास्ते पर चलने का संदेश देता था, अच्छे रास्ते पर। तो आगे क्या होता है, इस धर्म को अपनाकर लोग धार्मिक भेदभाव भूलकर एकता के सूत्रों में बंध गए। बौद्ध धर्म को अपना लिया लोगों ने, और इस धर्म को अपनाने के बाद में लोग जो आपसी भेदभाव थे, धार्मिक भेदभाव थे, वो भूलकर एकता के सूत्र में बंध गए। सभी लोग एक दूसरे के धर्म का आदर करने लगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो। तो उनमें क्या अच्छी शिक्षाएं उत्पन्न हो गई। जो फिर ये अशोक है, ये प्रजा हित कार्य भी काफ़ी किए थे उसने प्रजा के लिए। भाई अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छा काम किया था उसने। प्रजा हित के लिए क्या है सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, सड़कें पक्की बनवाई, और क्या है जगह जगह धर्मशालाएं स्थापित की। तो क्या उसने प्रजा हित के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। और अशोक के धर्म के फलस्वरूप ये क्या है इस धर्म को अपनाने के बाद में जो अपराध थे वो कम हो गए थे, अपराधों का अंत हो गया। इसका कारण यह था कि सभी लोग सुखी थे, वो अहिंसा के रास्ते पर थे। अब क्या वो अहिंसा के मार्ग को अपना रखा था। और कलिंग विजय के बाद भी उसने क्या है अपना शेष जीवन अपने धर्म प्रचार में लगाया हुआ था ये, इसलिए उसको क्या है धर्म विजय कहा जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों जो अशोक का जीवन था वो उसने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया, उसने अपना शासन कैसे स्थापित किया, अहिंसा के रास्ते पे कैसे चला, कौन से युद्ध ने उसके जीवन को बदल दिया, आज हमने इस वीडियो में देखी। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।